हेलो एवरीवन, आ गए हम और एक और वीडियो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर लेकर के। ठीक, इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसके लिए फर्स्ट मेथड जो होता है डायरेक्ट मेथड। और जो सेकंड मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी लेंथ को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम लोग कितने रेंज तक मेजर कर सकते हैं उसके बारे में देखिए डायरेक्ट मेथड मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल, मीटर स्केल क्या कर सकता है? मीटर स्केल का मेजरमेंट जो होती है वो 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक ही मेजर कर सकता है मीटर स्केल। ठीक है, इसके बियॉन्ड मेजर नहीं कर सकता, मतलब ना इससे छोटा ना इससे बड़ा मेजर नहीं कर सकता है। 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर। 1 मीटर स्केल 1 mm तक ही केवल बता सकता है, और 100 मीटर तक ही मान के चलिए मीटर स्केल आपकी बनाई जा सकती है। ठीक है, उसके आगे नहीं बनाया जा सकता। तो उसके आगे की जो लेंथ होती है 10⁻² या 10⁻³ से आगे या बियॉन्ड जो उसकी लेंथ होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक, इससे छोटा मेजर करने के लिए हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके हम लोग 0.1 mm तक की एक्यूरेसी तक लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। 0.1 mm तक, 0.1 mm या आप कह सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर तक एक्यूरेसी को मेजरमेंट हम लोग वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। और उससे छोटा मेजर करना होगा तो स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। स्क्रू गेज आपके वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज दोनों आपके लैब में होते हैं। स्क्रू गेज, इसका एक्सपेरिमेंट भी आप 11th में करोगे। स्क्रू गेज भी आपका 0.01 mm तक एक्यूरेसी तक आप मेजरमेंट कर सकते हो, या 10⁻⁻⁵ मीटर इतना आप मेजरमेंट कर सकते हो। इससे छोटा आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे मॉलिक्यूल्स की साइज को मेजर करना हो, जिस 10⁻⁻10 की रेंज का होता है उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको आप स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से आप लोग 10⁻⁻⁴ मीटर तक की जो लेंथ होती है उसको आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हो। ठीक, तो इसके बियॉन्ड हम लोग जो मेजर कर सके हैं उसके लिए हमारे पास जो मेथड होती है वो इनडायरेक्ट मेथड होती है। इनडायरेक्ट मेथड आइए देखते हैं क्या होती है। स्केल के लिए आप देख लीजिए, स्केल आपकी ऐसे होती है। स्केल इसमें क्या होती है, ये 1-2 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर। इसमें 10 इंटरवल्स बने होते हैं, छोटे छोटे 10 इंटरवल्स बने होते हैं, और एक इंटरवल्स जो होती है वो 1 mm होती है। ठीक है, एक इंटरवल 1 mm। जो वर्नियर कैलिपर्स होती है, वर्नियर कैलिपर्स ऐसे आपकी बनी होती है, ऐसे इस तरह से बनी होती है। आप अपने लैब में देखेंगे इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स होती है, जिसकी यूज करके हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पर। स्क्रू गेज भी आपकी इस तरह से सर्कुलर होती है। ठीक है, तो ये सब मेथड जो है, ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज जो इंस्ट्रूमेंट है, ये ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर सकती हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मेजर नहीं कर सकती हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे मेजर करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस को। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड की जो सबसे फर्स्ट मेथड होती है जो आप लोग जानते होंगे, एक होती है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड, मान लीजिए आप एक दूर स्थित पहाड़ है, उस पहाड़ का हिल का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? वहां तक तो आप स्केल ले जाके मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक,
तो उस समय हम लोग इस रिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए नहीं है। जैसे आप पहाड़ है, उस पहाड़ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो आपसे कुछ जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, उसको मेजर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए हिल है और यहाँ पे आप मान लीजिए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक साउंड क्रिएट करके, साउंड वेव क्रिएट करके आप यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ से साउंड वेव आप ट्रांसमिट करेंगे, जो इसका बीप होगा और ट्रांसमिट होते हुए यहाँ से वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे वेव के फॉर्म में, और यहाँ से क्या होगा, टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ आकर के पहाड़ से टकराएगा और टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जब रिफ्लेक्ट कर जाता है तो वापस उसी पाथ पर लौट करके मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो दोबारा वही आवाज़ हमको सुनाई देती है जो आवाज़ एक बार हम लोग बोलते हैं। जैसे हम कभी कभी आप देखे होंगे पहाड़ों के पास जो आप चिल्लाते हैं तो दोबारा कुछ देर बाद लौट के वापस आवाज़ आती है, इसे इको बोलते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार जो साउंड ट्रांसमिट किए थे और वापस जब लौट के आ रही होती है, तो जब आती है तो उस समय उसका टाइम इंटरवल काउंट कर लेते हैं, कितने समय बाद वो लौट करके आई है। टाइम इंटरवल हम लोग काउंट कर लेते हैं स्टॉप वॉच लेकर के। और स्पीड जो होती है वेव की, उनको पता होती है, क्योंकि जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है उस मीडियम में उस साउंड की स्पीड हमको पता होती है। ठीक, तो स्पीड और टाइम पता है तो हम इसके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसकी टाइम हमने काउंट की है, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए डी डिस्टेंस है, तो वापस यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, 2d। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पता है, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उसको नीचे ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा v इंटू टी अपॉन 2। और इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी हिल का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड मेथड जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री मेथड होता है। ट्रिग्नोमेट्री मेथड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे कि मान लीजिए आप इस बिल्डिंग की हाइट पता करना चाहते हैं। इस बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसके टॉप को देखेंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उस एंगल ऑफ एलिवेशन को आप कैलकुलेट करेंगे बाय इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट से आप एंगल ऑफ एलिवेशन काउंट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नोन है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, उसके बेस से आप तक की जो हाइट डिस्टेंस है वो कितनी है आपको पता है। इस थीटा को आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर आप इस हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यूज कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी, और h इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, तो h यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा b tan थीटा। यहाँ पे एंगल आपको पता होगा, एंगल पता होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर पता है तो आप इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, इसके बाद और भी मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी काउंट नहीं कर, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, तो यहाँ से आप पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देख लीजिए कितना है, फिर कुछ दूर चलिए, 2 मीटर 3 मीटर डिस्टेंस चलिए जहाँ तक आप चल पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ तक चलिए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको याद रहना चाहिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए हमने कैलकुलेट कर लिया b है, और उसके बाद यहाँ से हम एक एंगल ऑफ एलिवेशन और देख लेंगे, और फिर इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देख लिया, ये इसको मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, एंगल बीटा है, और इसकी जो हाइट है इसको हमने h लेट कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप x मान लीजिए। ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, ये भी डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो आप 2 बार ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल, एक बार छोटी वाले ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ले करके आप इक्वेशन बना करके आप हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल का ये मेथड, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री मेथड है। ट्रिग्नोमेट्री मेथड आप ये हाइट डिस्टेंस में पढ़े भी होंगे। इस मेथड से आप लोग छोटे छोटे मतलब जैसे बिल्डिंग्स की हाइट पता करनी होती है तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, जैसे मान लीजिए स्टार की डिस्टेंस पता करनी है या प्लैनेट्स की डिस्टेंस पता करनी है, तो उसको हम इस मेथड से नहीं मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे?
क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, वो अर्थ से आप जब बाहर जाएंगे तो अर्थ जो हमारा होता है वो थोड़ा कर्व है, तो वहाँ पे राइट एंगल नहीं बनेगा, तो वहाँ पे बहुत सारे इरर्स आ जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग दूसरे मेथड का यूज करते हैं और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो आइए देखते हैं कि पैरेलैक्स मेथड के द्वारा हम लार्ज डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस बाय पैरेलैक्स मेथड क्या होती है, इसके लिए पहले समझते हैं हम लोग पैरेलैक्स क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि आप इस मार्कर को एक आंख बंद करके देख रहे हैं, तो एक आंख बंद करके आप देखेंगे तो ये इस समय इस पोजीशन पे है, फिर आप इस आंख को खोल करके इस आंख को बंद करके देखिए तो आप देखेंगे इसकी जो पोजीशन है मार्कर की वो चेंज हो जा रही है। ठीक, जब आप इस आंख को बंद करके देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा और फिर दूसरे आंख को बंद करके देखिए थोड़ा सा पोजीशन उसका शिफ्ट हो जाएगा। वास्तव में तो शिफ्ट नहीं होता है, ये एक एपेरेंट शिफ्ट है। ठीक है, जब हम लोग दो अलग अलग पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होती है कि वो शिफ्ट दिखाई देती है, उसे एपेरेंट शिफ्ट होती है, वास्तव में शिफ्ट नहीं होता है। और इसी शिफ्ट को ही हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। ठीक, तो ये जो पैरेलैक्स हो रही है इसी पैरेलैक्स का यूज करके हम लोग क्या लार्ज डिस्टेंसेस जैसे मून्स, प्लैनेट, इसका हम लोग मेजर करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपको छोटी या बड़ी क्यों दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है वो सूरज से बहुत छोटा है, जो सन है वो बहुत बहुत बड़ा है। ठीक, फिर भी सन और चंद्रमा लगभग दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वली दिखाई देते हैं। क्यों? बिकॉज जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट इतनी दूर होती है वो उतनी छोटी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ विजन एंगल। मान एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, जब यहाँ से देखेगा तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ये बनेगा और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है। और कोई आदमी यहाँ से देख रहा है थोड़ी दूर, यहाँ से थोड़ा दूर चला गया और फिर देखेगा तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा इसको मान लेते हैं बीटा एंगल बनता है। तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन एंगल छोटा है कौन एंगल बड़ा है। ये जो बीटा एंगल है ये अल्फा एंगल से छोटा है, तो इसे बोलते हैं विजन एंगल। और विजन एंगल जितना छोटा होता है उतनी ऑब्जेक्ट जो होती है वो छोटी दिखाई देती है। ठीक है, आप पहले सोचते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे कि बताइए जो ये एरोप्लेन है आसमान में जो उड़ता है तो छोटा दिखाई देता है, जो हमारे पास में होता है तो बहुत बड़ा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ विजन एंगल। विजन एंगल वहाँ पे बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट हमको छोटी दिखाई देती है। ठीक, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे, वो सब छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, और उनकी जो पोजीशन होती है उसके पोजीशन में भी कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देती बिकॉज ऑफ विजन एंगल। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप खिड़की के पास बैठे हैं तो आपके बगल में मान लीजिए अगर कोई खंबा है तो वो देखेंगे झट से खंबा आपका पीछे चला जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रेन तेज चल रही है तो खंबा पीछे चल जाएगा। लेकिन अगर आप सन को देख रहे होते हैं तो सन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, चाहे आप 10 मिनट तक देखिए सन वहीं का वहीं दिखाई देता है। क्यों वहीं का वहीं दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ विजन एंगल, क्योंकि वहाँ पे जो उसका जो डिस्टेंस है वो उसका एंगल बहुत ही क्या है, छोटा है, और ये जो पास में था इसकी एंगल बहुत तेजी से चेंजिंग हो रही थी। ओके, तो जो दूर से लाइट रेज आती हैं, दूर से लाइट रेज वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सन है, तो सन से जो लाइट रेज आ रही हैं, ऐसे सन से जो लाइट रेज आ रही है बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर है तो हम जब उसको देखेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये बहुत छोटा होता है, और एंगल छोटे होने की वजह से जो इनके बीच की ये लाइनिंग जो ये दिखाई दे रही है, ये जो रेज दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। आप लोग क्लास 10th में ऑप्टिक्स में पढ़े थे कि जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है वो हम लोग कैसे बनाते थे, पैरेलल बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि आज आपको समझ में आया, क्योंकि ये जो लार्ज डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट रेज आती थी वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही होती हैं। ठीक, तो ये लाइट रेज पैरेलल होती हैं। ठीक, इन्हीं का यूज करके हम लोग लार्ज डिस्टेंस है उसको हम लोग मेजर करेंगे। ओके, इसको मेजर करने के लिए पहले आप इस चीज को, इस सर्किल को आप समझिए। इस सर्किल में मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ए है, ए से हम लोग चले मान लीजिए यहाँ पे बी पे आके पहुंचे।
पहुंचे, और ये सेंटर मान लीजिए यहाँ पे O है, तो ए से जब बी तक आए तो एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा था, मान लीजिए थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा था। और उस समय जो थीटा एंगल ये बहुत बड़ा एंगल है, और उस समय क्या है, देखिए जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड की इसकी लेंथ इस आर्क लेंथ से बहुत अलग है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। बट मान लीजिए अगर एंगल बहुत छोटा हो, एंगल वेरी स्मॉल, एंगल वेरी स्मॉल अगर कर दिया जाए तो क्या होता है, एंगल वेरी स्मॉल करने से इनका जो आर्क लेंथ होता है वो ऑलमोस्ट आर्क लेंथ जो होती है वो कॉर्ड के इक्वल होती है। जो आर्क लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होती है, कॉर्ड के इक्वल होती है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टार या प्लैनेट है, और हम लोग यहाँ अर्थ से 2 पोजीशन से यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। तो ये चूंकि बहुत दूर है तो इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, और ये अर्थ के 2 पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग b सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे जो ये एंगल थीटा है जो सस्टेंड हो रही है अर्थ के 2 पोजीशन से, ये बहुत ही कम है। और जब ये एंगल बहुत कम होगा तो अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आर्क लेंथ है ये ऑलमोस्ट इसके कॉर्ड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए d है तो ये भी डिस्टेंस d और ये भी डिस्टेंस d ही होगा, ठीक, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो जो ये आर्क लेंथ है ये कॉर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेयर एंगल जो होनी चाहिए, एंगल किस में होनी चाहिए, रेडियन में होनी चाहिए, एंगल किस में होनी चाहिए, रेडियन में। एंगल आपका हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। और इस फार्मूले की मदद से हम लोग रेडियस, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है जो d है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्क की वैल्यू आपकी कितनी है, b है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है अर्थ के 2 पोजीशन पे, ये b हो गया, ये रेडियस हमने माना था d, और ये थीटा आपका एंगल है, तो यहाँ से आप d कैलकुलेट करना चाहते हैं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन थीटा। इस फार्मूले को आप लोग याद रखें। इस फार्मूले की मदद से हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई एक स्टार है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टार है, इस स्टार का हम लोग डिस्टेंस पर पता करना चाहते हैं अर्थ से, ठीक है। तो ये मान लीजिए सन है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट में अर्थ चक्कर लगाता है, ठीक। यहाँ पे कोई मान लीजिए फार स्टार है, यहाँ पे एक और स्टार है, फार स्टार। अब जो बहुत फार स्टार होती है वहां से जो लाइट रेज आती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल आती है, तो यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो ऑलमोस्ट ऐसे पैरेलल ही आएंगी, ऐसे पैरेलल ही आएंगी, ठीक है, ऐसे पैरेलल आएंगी। अब हम चाहते हैं इस स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना अर्थ से, तो मान लीजिए पहले ये डायमेट्रिकली इस डायरेक्शन में यहाँ पे अर्थ था, यहाँ पे, तो यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए, और ज्वाइन करने के बाद इसके यहाँ जो फार डिस्टेंस से, ये फार डिस्टेंस से जो यहाँ लाइट रेज आ रही थी, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, इनके बीच का ये एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, इसको कंपेयर कर लिए इस लाइन से, ओके। और फिर 6 मंथ लेटर, 6 महीने बाद मान लीजिए अर्थ फिर ये यहाँ पे आकर के पहुंच जाएगा, सन के चक्कर लगाते लगाते यहाँ आके पहुंच जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। तो इस समय जब ये अर्थ यहाँ पर आ जाएगा तो इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, और फिर ये जो पैरेलल ले जाती है इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो ये एंगल होगी, इसको हमने मान लिया θ2, तो जो ये एंगल होगा आपका वो θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और ये एंगल बहुत ही छोटा होता है, सेकेंड्स में आते हैं, ये एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक। और इस एंगल को मेजर हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाती है, जो अर्थ से सन का डिस्टेंस होता है 1 AU, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ से सन का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, और यहाँ से अर्थ से सन का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस स्टार का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको पता है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखिए। इस फॉर्मूले का देखिए क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू b अपॉन थीटा,
अब यहाँ पे जो बी है ये अर्थ के दोनों दो पोजीशन का जो अर्थ है वहाँ का डिस्टेंस है, तो बी आपका है 2AU, और ये थीटा क्या है, थीटा आपका यहाँ θ1 प्लस θ2 है। ये θ1 प्लस θ2 ध्यान दीजिएगा ये रेडियन में होना चाहिए। अभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो इस फॉर्मूले की मदद से 1AU इज इक्वल टू, याद रखिए 1AU इज इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करके थीटा आपको अगर पता है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये d आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द पैरेलैक्स मेथड विच वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स और मून। इस मेथड का यूज करके हम प्लैनेट या मून का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आइए एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं और फिर इसके बाद में वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए एंगल को हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 180 डिग्री जो होती है वो पाई रेडियन के इक्वल होती है। यहाँ जो पाई है, पाई होती है 22/7, ये पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है, पाई रेडियन के इक्वल होती है, ठीक। या 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। 180 से आप डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। या अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। अब आपको पता होगा 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट की इक्वल होती है। मिनट का एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, जो किसकी इक्वल है 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट की इक्वल होती है और 1 डिग्री इतने रेडियन की इक्वल होती है। अब आप चाहते हैं 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं इसको फाइंड करना, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻2 अपॉन 60 रेडियन। अगर आप चाहते हैं 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं उसको पता करना तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। और फिर इसके बाद इसके बाद आप याद रखिएगा 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, और सेकेंड में यहाँ डबल डैश लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मिनट में एक सिंगल और सेकेंड में यहाँ डबल डैश लगाते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब आप मिनट अगर सेकेंड को भी अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें 60 से और डिवाइड कर देंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 60 इंटू 60 रेडियन। तो आप अगर ये 60 इंटू 60 यानी 3600 से अगर आप इसमें डिवाइड कर देते हैं इस 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है रेडियन में, तो आपका 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट रेडियन में जो वैल्यू आती है वो आती है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। तो इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, The moon is observed from the two diametrically opposite point A and B on Earth. अर्थ के दो पॉइंट से ध्यान दीजिएगा एक मून पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे मून है, ठीक है, और यहाँ 2 पॉइंट से यहाँ इसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि जो इनके बीच का एंगल है, यहाँ देखिए लिखा था एंगल सब्सटीट्यूटेड थीटा एट द मून। जो थीटा एंगल सब्सटीट्यूट किया जा रहा है मून पर वो कितना है 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट एंगल यहाँ पे सब्सटेंड किया जा रहा है। और गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.276 इंटू, और इनके बीच का जो डायमीटर है, ये डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स थे अर्थ पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। और हमको क्या करना है, यहाँ से मून का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है मून तो बहुत दूर पे है, तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर ही होगा।
तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, ये वैल्यू b मान लिए, ये एंगल थीटा है, तो d इज इक्वल टू होता है b अपॉन थीटा, या थीटा इज इक्वल टू b अपॉन d, आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सो जो एंगल को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो जो एंगल गिवन है, एंगल गिवन 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 54 मिनट और आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 114 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 और 5 50 मतलब 110 और 114 मिनट हो जाएगा। अब 115 मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 114 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। और आपको पता है 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, रेडियन को पता करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। ठीक है, हमने क्या किया, पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया और मिनट से फिर सेकंड में कन्वर्ट किया, और फिर हमको पता 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं 4.85 इंटू 10 पावर -6, इतने रेडियन होते हैं, तो इतने सेकंड में कितने हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दिए, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, इतनी वैल्यू रेडियन की आ जाएगी। अब हमको थीटा का वैल्यू पता चल गया, ये थीटा की वैल्यू आ गई 3.32 इंटू पावर -2, तो यहाँ बी की वैल्यू हमको पता है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन थीटा की वैल्यू है 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मून। इस तरह से हम लोग मून का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इसके बाद आप लोग ये फॉर्मूले का यूज करके आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मून का आप डायमीटर पता करना चाहते हैं तो आप अर्थ की एक पोजीशन से एक सिरे पे चले जाइए, फिर दूसरे सिरे पे चले जाइए और फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल ही मेजर कर लीजिए, या एंगल आपको पता चल जाएगा। और फिर एंगल आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का अगर आपको डिस्टेंस पता है तो इसका डायमीटर भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी मून से अर्थ का डिस्टेंस पता है और साथ ही साथ इसके दोनों डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट का जो एंगल बन रहा है एंगल पता हो, तो आप इसकी डायमीटर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।